तो समझते हैं इसको कि क्या वजहें इसकी रह सकती हैं और कितना ज़रूरी है उन बातों पर ध्यान देना जिन जिन पर जो है अब नज़र भी रहनी चाहिए, रहेगी भी इस सब के बाद जब जांच में चीज़ें सामने आएंगी, ताकि ऐसे हादसों को अवॉइड किया जा सके। शिव गोपाल जी हमारे साथ हैं, महासचिव हैं AIRF के, और PP शर्मा हैं, पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड के। शिव गोपाल जी, आपके पास हम यहाँ पर आते हैं। हमने एनिमेशन के जरिए भी इसको समझने की कोशिश की कि किस तरह से यह हादसा यहाँ पर हुआ। एक ट्रेन बीच में से गुजरती है, वो डिरेल होती है, और वो 2 ट्रेनें और जो है वो इस हादसे का शिकार इसकी वजह से हो जाती हैं। आप इस हादसे को कैसे देखते हैं? इससे आप क्या बताना चाहेंगे? इसके पीछे की क्या वजह यहाँ पर रही हो सकती है? चलिए, शिव गोपाल जी तक शायद आवाज हमारी ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। PP शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा इस बारे में। जी, आपकी और मुझे बहुत बेहद अफसोस है कि आज की इस दुर्घटना के बारे में, शायद ये मेरे जीवन की, वैसे इससे पहले भी बिहार में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें इससे ज़्यादा भी लोग मारे गए थे, लेकिन जिस तरीके से ये आज ये सीन दिखाई पड़ा है, ये वास्तव में बहुत ही भयावह है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा आपसे कि जैसा कि सभी लोगों ने आज दिन भर बात की है, और हम लोगों ने भी अपने तमाम साथियों से जो इस समय भद्रलोक में हैं, जो इस समय वहाँ पर साइट पर हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी खुद साइट पे है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी दुर्घटनाओं को बचाना है हमें, तो अब सब काम छोड़ करके हमें सबसे पहले जो है वो अपने ACD को लाना चाहिए, रक्षक को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर हमें सफलतापूर्वक सुरक्षा के दायरे में लोगों को ले जाने का काम करना है, तभी ये संभव हो पाएगा। क्योंकि कारण यह है कि हम 12 में इस रिसर्च को शुरू किए, और फिर उसके बाद में जो है उसको पेटेंट भी करा लिए, और अभी माननीय मंत्री जी ने भी पार्लियामेंट के अंदर भी कहा कि नहीं, हम इसको जो है वो फेज वाइज लागू करेंगे, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत कम है। मैं समझता हूँ कि आज प्रधानमंत्री जी भी साइट पे गए हैं, वो संज्ञान लेंगे इस बात का, और जो भी बजट कंस्ट्रेंट्स हैं उनको दूर करते हुए हम निश्चित तौर पर इस अपने स्कीम को, जो रक्षक है उसको मेन लाइन में एटलीस्ट सब जगह लागू कर दें, ताकि इस तरीके की दुर्घटनाएं दोबारा भविष्य में नहीं हो, और इस तरीके का जो हमारे यात्रियों के साथ में हुआ है वैसा आगे कभी नहीं हो। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि रेलवे जो है वो हमारे यहाँ जो भारतीय रेल है वो एक तरीके से इंडिजीनियस है। हम टेक्नोलॉजी जरूर बाहर से लेते हैं, लेकिन हम बराबर कोशिश करते हैं कि हमारे लोग उसको अडॉप्ट करें और उसको जो है वो चालू करने का काम किया जाए। आज जैसा कि सुबेरे से हमारे साथियों ने भी बताया और सुनने में भी आ रहा है कि ये दुर्घटना जो है वो सिग्नलिंग के जो है वो फेलियर की वजह से हुई, और पहले सिग्नल जो है वो मेन लाइन का था जिस पर कि कोरामंडल एक्सप्रेस को जाना था, और बाद में वो जो है वो उसके कांटा बदल गया, पॉइंट चेंज हो गया, और गाड़ी जो है वो फिर लूप लाइन पे चली गई जहां पहले से ही मालगाड़ी खड़ी हुई थी। ये दुर्घटनाएं क्यों ऐसा कर रही हैं? क्योंकि आप एक तरफ मॉडर्न से मॉडर्न सिग्नलिंग व्यवस्था लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये इसका एक और एक ही कारण है कि हम इसको प्राइवेट सेक्टर, हम टेक्नोलॉजी बाहर से लेने के खिलाफ नहीं है, आप लाइए उसको, लेकिन उसको जो मेंटेनेंस करना है, उसकी जो व्यवस्था करनी है, वो सारे के सारी चीजें जो हैं वो इनसाइड होनी चाहिए। चलिए, तो ये तो है यहाँ पर गोपाल जी कि इन चीजों की जरूरत है, ये तो है ही, इस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी क्या चीजें हैं, किस तरह से रेलवे जो है वो चलती है? PP शर्मा जी, क्या कवच सब ट्रेनों में जो है वो टेक्नोलॉजी लगा देना ही जो है वो ट्रेन के सफर को सुरक्षित करेगा? अभी जिस तरह का सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं, आपको लगता है कि वो जो है वो काफी नहीं है यहाँ पर? जैसे अभी चलिए शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, माफी चाहूंगा, आपको यहाँ पर मैं बीच में रोकूंगा। दिनेश त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास पहले हम चलते हैं। दिनेश जी, ये बहुत दुखद हादसा हुआ है, प्रधानमंत्री भी खुद यहाँ पर गए, उन्होंने जायजा लिया, उन्होंने भी इस बात को कहा कि ये बहुत दुखद दुर्घटना यहाँ पर हुई।
आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? और इसको लेकर लोगों के जहन में जो सवाल अब यहाँ पर आएगा कि ट्रेन के सफर को और ज्यादा सुरक्षित बनाने की जरूरत है क्या? भाई अभी इस सबके मन में दुख है। जैसे प्राइम मिनिस्टर खुद बयान किया कि विचलित हो गया है मन, और आज के दिन में एक ही है कि जो परिवार जिन्होंने अपने जन को खोया है उनके पास हम लोग खड़े रहे, संवेदना दे, और जो भी अस्पताल में मरीज है उनकी चिकित्सा सबसे बेहतरीन तरीके से हो, और ट्रैक को किस प्रकार से हम रेगुलराइज करें। मैं समझता हूँ हमारी प्रायोरिटी आज ये है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा ख़त्म हो चुका है, घटना बहुत बड़ी है, बहुत दुखद है, और जहाँ तक दूसरी अटकलें लगाई जा रही है, मैं समझता हूँ कि जब तक रिपोर्ट पूरा नहीं आ जाता है तब तक कुछ कहना मुश्किल होगा कि हुआ क्या। अटकलें लगाई जा रही है तो मुझे वो भी हादसा याद आता है 2010 में जी, जब एक ट्रेन थी, शायद ज्ञानेश्वरी थी, वो खड़गपुर के पास डीरेल हो गए डब्बे, और तुरंत एक गुड्स ट्रेन उनके ऊपर चढ़ गई और करीब 150 जन की मौत हुई, और इंक्वायरी रिपोर्ट में पाया गया वो सैबोटेज था। तो प्रधानमंत्री, रेल मंत्री ने एक इंक्वायरी हाई लेवल कमेटी गठन की है, रेलवे सेफ्टी कमीशन में उसमें शामिल होगा, और उस पर पूरा जो हुआ है वो सामने आ जाएगा। मगर मैं ये समझता हूँ कि जो सैबोटेज का एंगल है उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस प्रकार से ये हादसा हुआ, ये फ्रीक हुआ कि 3 ट्रेन एक साथ कैसे हुई, और वो भी एक ट्रेन जो कहते हैं कि मेन लाइन में जानी चाहिए थी, वो लूप लाइन में कैसे पहुंची? उड़ तो नहीं सकती। यही दिनेश जी, इसी को लेकर मैं आपसे पूछना चाहूंगा यह सवाल, क्योंकि देखिए हम बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, आधुनिक सुविधाओं से जुड़ी हुई ट्रेनें हम देख रहे हैं, उसकी तरफ दिशा में हम बढ़ भी रहे हैं, लेकिन ऐसे में ये हादसा जहां पर हुआ, ये कहा जा रहा है कि 2 दशक में इतना बड़ा हादसा जो है वो नहीं हुआ है। इसको देखकर आपको लगता है कि जो हमारा रेलवे है उसके अंदर सेफ्टी पर और ज्यादा ध्यान देने की यहाँ जरूरत है? तो हम उसी बात को पूरा कर रहे थे, आपने पूरा नहीं करने दिया कि वो ट्रेन यदि मेन लाइन में जा रही है कोरोमंडल, तो लूप लाइन में कैसे पहुंच गई? तो इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम है जो डायरेक्शन देती है। यदि किसी ने उससे छेड़छाड़ की तभी ये संभव है। इसमें ना तो कवच की बात आती है, ना तो फॉल्ट सिग्नल की बात आती है। मैं इनिशियल जो हमको जानकारी आपके द्वारा ही मिल रही है टेलीविजन से कि ये लूप लाइन में पहुंची कैसी, वो लूप लाइन में तभी पहुंच सकती है किसी ने यदि छेड़छाड़ी की है, और रेलवे आदमी कभी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो ये जो एंगल है, वो एंगल यदि पूरी तरह से बाहर आए तभी हम कह सकते हैं कि भाई ऐसा यहाँ क्यों हुआ, हम मॉडर्नाइज नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक सैबोटेज का सवाल है, हमने देखा है पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस प्रकार की घटना होती है। हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही संवेदनशील है। उनका जो बयान आया सबको देखने के बाद, मैं बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि इसमें कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, और रिपोर्ट जब आएगी वो रिपोर्ट भी सही रिपोर्ट होगी, क्योंकि रेलवे एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें लीपापोती नहीं होती, और उस रिपोर्ट के बाद ही तय किया जाएगा कि आखिर क्यों हुआ। मुझे ये जो जिस प्रकार से हुआ है, थोड़ी बहुत जो जानकारी मैं रेलवे के विषय में रखता हूँ जी, ये इस प्रकार का संभव है ही नहीं कि ये कैसे हो सके। आप कोई भी रेलवे को जो टेक्निकली जानते हैं उनसे पूछिए। हम लोग पॉलिटिक्स करना है तो पॉलिटिकली बोलते हैं कवच नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, वो कर सकते हैं। आप रेलवे से पूछिए, कोई रेलवे का रिस्पॉन्सिबल आदमी ये बात को नहीं कहेगा, और वो खुद ताज्जुब करेगा ये हुआ कैसे भैया। तो आपको लगता है इसके पीछे किसी की लापरवाही रही होगी, या आप किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए लापरवाही अलग होती है, सैबोटेज साजिश अलग होती है। मुझे यहाँ इनिशियल स्टेज में कहीं लापरवाही किसी की दिख नहीं रही है, और सिस्टम जब स्ट्रांग होता है ना, आपको पता है कि अपनी जो ट्रेनें चल रही है अंडरग्राउंड,
उसमें किसी लोको पायलट की भी ज़रूरत नहीं होती, सब ऑटोमेटिक होता है। आज हम उसी दिशा पे जा रहे हैं। और हम जब रेल मंत्री थे तब 50,000 करोड़ के लिए हम रो रहे थे। आज 2.5 लाख करोड़ फाइनेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रेलवे को दिए हैं और रेलवे पूरा मॉडर्नाइज की ओर जा रहा है। और यदि कोई बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में रेलवे के सिवाय तो आप हमें बता दीजिए। रेलवे के जितने भी कर्मचारी हैं, बोर्ड मेंबर से लेकर गैंगमैन, रात दिन रेलवे के हित में ही सोचते हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। और मैं ये जानता हूँ कोविड के समय में आपने देखा सब पॉलिटिक्स खेल रहे थे, वो प्रधानमंत्री और उनकी टीम ने अपने सर नीचा करके काम किया। आज पूरी दुनिया पूछ रही है कि भाई आपने कोविड को कैसे संभाला। तो ये प्रधानमंत्री किसी चीज को नजरअंदाज होने नहीं देंगे और उनको पॉलिटिक्स जिसको करना है वो करे, मगर प्रधानमंत्री सल्यूशन की ओर जा रहे हैं और क्यों हुआ उसकी ओर जा रहे हैं। क्योंकि आप क्यों हुआ उसको पता चल जाएगा तो सल्यूशन अपने आप आएगा। तो आपको लगता है, आपका ये कहना है कि वजहों का इंतजार हमें करना चाहिए कि क्या वजहें इस एक्सीडेंट के पीछे रही? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और जिस प्रकार से दिख रहा है उसमें आपको किसी चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इंक्लूडिंग साजिश। बिल्कुल, शुक्रिया दिनेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं पीपी शर्मा जी और शिव गोपाल जी, उनसे बात करेंगे इस बारे में। बालासोर में हुए इस ट्रेन हादसे के बारे में, जिसमें आप देखिए 288 लोगों की मौत हो गई है और 700 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने खुद यहाँ का दौरा किया, उन्होंने इस जगह का जायजा लिया और ऐसे में बड़े सवाल यहाँ पर जो है वो लोगों के जहन में भी होंगे इस हादसे के बाद कि आखिर ये हादसा जो है यहाँ पर कैसे जो है वो हो गया, ऐसे वक्त में जब हम आधुनिकीकरण की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। पीपी शर्मा जी, यहाँ पर आपके पास मैं आता हूँ। यहाँ चर्चा कवच सिस्टम की बहुत ज़्यादा जो है हो रही है इस हादसे के बाद से। आपको लगता है कि उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इस वक्त, या उसके बगैर जो है रेल का सफ़र जो है उतना सुरक्षित नहीं है? पहली बात तो जो त्रिवेदी जी ने जो सवाल उठाया है वो बड़ा गंभीर है अगर साजिश का मामला है। क्योंकि मैं इस पहलू को इस रूप में देख रहा हूं कि कोई भी टेक्नोलॉजी हो जाए, कितना भी हम किसी को ट्रेन कर दें, अगर कोई साजिश करने पर उतारू हो जाए तो वो अमेरिका तक को नहीं छोड़ता। खैर, इस पहलू को हम इस समय यही बक्से में बंद करते हैं जब तक कि इंक्वायरी कमेटी और सारी रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती। ये कवच वाली बात मुझे लगता है कि बहुत गंभीर है और हमें जल्दी से जल्दी इसको लगाने की जरूरत है। पिछले वर्षों में इसका परीक्षण हो चुका है, इसकी कीमत ग्लोबल उसके हिसाब से भी उतनी नहीं है, तो अब हमें इसकी तरफ बढ़ना होगा। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा, सुबह से हम एक दर्द में डूबे हुए हैं हादसे में, लेकिन कोई ना कोई तो रास्ता निकलेगा ही और उसी रास्ते की तलाश में मुझे लगता है कवच। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बच्चे को साइकिल चलाना सिखाएं तो उसमें ब्रेक की जरूरत होती है, कार की जरूरत, कार में मतलब सेफ्टी मेजर्स पर हमें ध्यान देना होगा। अभी जो सामने आ रही है रिपोर्ट और अभी रेल मंत्रालय से जो कि इसमें कवच नहीं लगा था और स्पीड इतनी 125 थी और सारा कुछ था, तो ये भी एक ऐसा एंगल है कि जिस पर विचार करने की जरूरत है। यह भी जोड़ूंगा कि हमें देखना होगा कि हमारे इतना बड़ा तंत्र है और इतने बड़े तंत्र में क्या हम इतनी स्पीड की तरफ जाएं जब तक कि हमारे पास ऐसे सुरक्षा कवच ना हो जो ऐसे किसी भी हादसे को। अब वो सुरक्षा कवच में सिर्फ टेक्नोलॉजी का यह कवच ही नहीं, हमारी रेल की जो पटरियां हैं, जो पुल हैं, उस पर काफी काम हुआ। शर्मा जी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो हम इतने टाइम से कर ही रहे हैं, इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है हमारे देश में, इतनी ट्रेनें चलती हैं। शिव गोपाल जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिना टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट के हम रेलों का विकास नहीं कर सकते और इसलिए ये काफ़ी प्रयास किया गया है कि रेलों को अगर सुरक्षित चलाना है, रेलों को अगर आरामदेह बनाना है, तो हमें निश्चित तौर पर जो टेक्नोलॉजी है उसमें परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ेगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो प्रेजेंट रेल मंत्री हैं वो उन्होंने इस दिशा में काफ़ी कदम भी उठाए कि रेलवे को
बेहतर बनाने के साथ साथ रेलों को सुरक्षित भी चलाने का काम किया जाए। अभी जहाँ तक कवच का सवाल है, मैं जरूर कहूँगा कि इसकी आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है कि अगर कोई छेड़खानी भी करे, साजिश भी करे, तो भी मुझे विश्वास है कि कवच जो है वो रेलवे की दुर्घटना को रोक लेगा। अगर कवच होता तो ये गाड़ी अगर किसी ने जानबूझ करके जो है वो अगर लूप लाइन पे भेजने की कोशिश की होती तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फेल होने के साथ ही वो अपना लोको जो है वो ट्रिप कर गया होता और वो वहीं का वहीं रुक जाता थोड़ी बहुत दूर चलने के बाद में, लेकिन ये इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि आज जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वहां गए हैं, उन्होंने लोगों का दर्द देखा है, मुझे पूरा उम्मीद है कि वो निश्चित तौर पर इस दिशा में जो भी कमियां होंगी उनको दूर करेंगे। बिल्कुल, उन्होंने वहां पर बात भी की लोगों से गोपाल जी, और उन्होंने कहा भी कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और अब इसकी जांच भी जो है मामले की कराई जा रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।